नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ अदिति मिश्रा। वक्त हो चुका है प्राइम डिबेट का। नए वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने अपने अंतरिम आदेश में केंद्र सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। वहीं इस कानून पर सियासत लगातार जारी है। जहां विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से नई आस मिली है, नए वक्फ कानून के विरोधी इससे संतुष्ट नजर आ रहे हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अभी खुश होने का फायदा नहीं, क्योंकि अभी फाइनल डिसीजन बाकी है। इन सबसे परे बंगाल में कानून के नाम पर हुई हिंसा पर भी राजनीति लगातार जारी है। आज जिन इलाकों में हिंसा हुई वहां गवर्नर सीवी आनंद बोस हालात का जायजा लेने पहुंचे और अब सबकी निगाहें गवर्नर की रिपोर्ट पर हैं। माना जा रहा है कि इस रिपोर्ट से ममता सरकार का सिंहासन डोल सकता है और बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। वहीं इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात की थी और इसके साथ ही पीएम आवास पर बड़ी मीटिंग हुई थी। सूत्रों के मुताबिक बंगाल में माहौल अभी भी तनावपूर्ण है और कई इलाकों में लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। बंगाल में ममता दीदी की सरकार है, लेकिन बीजेपी शासित राज्य त्रिपुरा में भी कुछ ऐसा ही हाल है, जहां बंगाल की हिंसा की आंच फैली हुई है। और बड़ी बात यह है कि देश की संसद से पास एक कानून के नाम पर भड़की हिंसा को रोकने के लिए जिन नेताओं से इसके लिए शांति की अपील की उम्मीद होनी चाहिए, वही इसे भड़काने में लगे हैं। कानूनों के आड़ में देश कब तक हिंसा की आग में जलता रहेगा और आम आदमी की मौत पर सियासत होती रहेगी, ये बड़ा सवाल है। तो वक्फ कानून को लेकर लगातार देश में सियासत उठापटक जो है वो लगातार जारी है। कई राज्यों में चुनाव भी होने हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए जो राजनीतिक दल है वो इस कानून का भरपूर फायदा उठाने की कोशिश में लगे हुए हैं। जहां पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया था कि जहां पर हिंसा भड़की वहां कांग्रेस की सीट है, तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि हिंसा जो है उसकी जिम्मेदार बीजेपी और टीएमसी हैं। वहीं अखिलेश यादव ममता बनर्जी के साथ खड़े नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की वजह से यह हिंसा भड़की। वहीं इन सब राजनीतिक उठापटक के बीच सुप्रीम कोर्ट ने भी कल यानी बीते कल गुरुवार को अपनी सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में सरकार को नोटिस जारी किया है, 7 दिन की मोहलत दी है। और आपको बताते चलें कि साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अभी इस पूरे कानून के कोई भी प्रावधान लागू नहीं होंगे, किसी बोर्ड का गठन नहीं किया जाएगा, जिसके बाद विपक्ष जो है वो खुश नजर आ रहा है। वहीं बंगाल की अगर बात की जाए तो आज गवर्नर वहां पहुंचे और उनकी रिपोर्ट पर अब सबकी निगाहें कहीं ना कहीं टिकी हुई हैं। तो बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है, आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और इसके लिए हमारे साथ तमाम अतिथि जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा विकास अग्रहरी जी हमारे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजय तिवारी जी प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ पंकज रस्तोगी जी जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले श्याम सलोनी जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरीके से कल सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये अंतरिम आदेश में ये कहा कि अभी कोई प्रावधान लागू नहीं होंगे, विपक्ष कहीं ना कहीं इस पूरी बात से बेहद खुश नजर आ रहा है। साफ तौर पर कहना है विपक्ष को कहीं ना कहीं आस मिल रही है और विपक्ष कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के ये जो ब्रेक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो ब्रेक लगाया उसका वेलकम है। क्या कहेंगे? नमस्कार अदिति जी। जी मेरे मित्रों को भी मेरी नमस्कार, राधे राधे। अदिति जी, बिल जो संशोधन किया है वक्त में, ये तो होके रहेगा। ये इसलिए होके रहेगा क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अभी केवल इस पर कुछ सुझाव दिए हैं। उन्होंने कोई रोक नहीं लगाई है, कोई स्टे नहीं है, कोई आदेश साझे नहीं किए हैं। और उसके लिए हमारे सॉलिसिटर जनरल तुषार साहब ने कहा है कि मेरे को 7 दिन का समय दो, मैं एक बार पुनः पूरा उसको पढ़ करके तैयारी से आपसे बात करता हूँ, और उन्होंने समय दिया है। ठीक है। इतनी सी बात पर विपक्ष जिस तरह से खुशी मना रहा है, जो विपक्ष संशोधन पर घड़ियाली आंसू बहा रहा था,
क्यों भड़का रहा था हिंसा को, अपने आ रहा था और हिंसा को भड़का रहा था, विपक्ष क्यों भड़का रहा था, रीजन क्या था इसका? ऐसा कौन सा कारण रहा जिसकी वजह से किसी मुसलमान का अहित हो रहा हो तो बताए, किसका अहित हो रहा था? इस संशोधन से अहित किसका हो रहा है? उसका नुकसान हो रहा है जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, मुसलमानों को गुमराह करते हैं, मुसलमानों के वोट लेना चाहते हैं। वो तमाम पार्टियां, चाहे वो कांग्रेस पार्टी रही हो, चाहे उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी रही हो, या बंगाल की ममता बनर्जी सरकार हो, ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। और अब तो बंगाल हाईकोर्ट से भी, कलकत्ता से एक झटका मिला है ममता बनर्जी को, क्योंकि वहां की पुलिस ने जो रिपोर्ट भेजी है, और उस रिपोर्ट पर साफ उन्होंने कहा है कि कोई गली ऐसी नहीं, कोई दुकान ऐसी नहीं, कोई घर ऐसे नहीं जहां पर दंगाई नहीं घुसे हो। और दंगाई कौन थे? यूथ, नौजवान थे, जो ये बात कह रहे थे। वीडियोज पे साफ साफ सुनाई दे रहा है, अरे ये मुसलमान है, इसको छोड़ दो, अरे ये मियाँ है, इसको रहने दो। जिस घर के सामने भगवा झंडा लगा है, उस घर को जलाने की कोशिश की गई है, जला दिया है। बहनों से, बेटियों से, माताओं से कहा जा रहा है कि हम तुमको नहीं मारेंगे, तुम्हारे आदमी को मारेंगे, तेरे भाई को मारेंगे, तुम्हारे साथ हम ये करेंगे। मतलब हर दर्जे की बदतमीजी। और उसके बाद तो पीडीए का नारा देने वाले उत्तर प्रदेश के नेता, वो कहते कि ममता बनर्जी ठीक कर रही हैं। ये गुमराह करते हैं। दलित को हिंदू से ब्राह्मण से लड़ाना चाहते हैं, दलित को पिछड़ से लड़ाना चाहते हैं, दलित को छत्तीस से लड़ाना चाहते हैं। लेकिन सरकार जहां मुसलमानों हित हो रहा होगा, वहां मुसलमान की पैरोकारी करते हैं। ठीक है, श्याम सलूनी जी, लौटूंगी आपके पास। विकास जी, आपसे अगला सवाल है मेरा। ये जो राजनीति हो रही है हिंसा पर, कांग्रेस ये कह रही है कि टीएमसी और बीजेपी जिम्मेदार है, लेकिन ममता बनर्जी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जहां पर, जिस सीट पर हिंसा हुई, वहां कांग्रेस है उस सीट पर। आपके सवाल के हिसाब से और भारतीय जनता पार्टी और ममता बनर्जी के सवाल के हिसाब से तो ये बात साबित होती है कि देश में अगर कोई भी चीजें गलत हो रही तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदार हैं। क्या नरेंद्र मोदी जी अपनी जिम्मेदारी को उठा रहे हैं? अगर कोई किसी एरिया का, मान लीजिए, मुझे तो नहीं पता कि वो एरिया किसका है, कौन जीता है, कौन हारा है वहां से, ये तो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन अगर होती भी है तो कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी किसकी होती है? सरकार की होती है ना। ममता बनर्जी जी फेल हो गई, श्याम सलूनी जी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो क्यों फेल हो गई? वो तो खुद को हिंदुओं का सबसे बड़ा पैरोकार बताने की प्रयास करते रहते हैं। आज आपको शायद पता नहीं होगा, बांग्लादेश ने मुद्दे को उठाया। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंदुओं पर, मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में। सोचिए कि विदेश मंत्रालय से भी उंगली उठ रही है। बांग्लादेश जैसा पिद्दी सा देश भी आज हमको आंखें दिखा रहा है तथाकथित हिंदुवादी सरकार के दौर में। कितना बड़ा हमारे विकास जी, लेकिन बांग्लादेश को तो भारत ने भी खरी खरी सुनाई है ना। बांग्लादेश को भारत ने खरी खरी कैसे सुनाई है? बांग्लादेश को खरी खरी ऐसे थोड़ी ना सुनाया जाता है। मैं कुछ आपको आंकड़े दे दूं। बांग्लादेश जब से हिंसा हो रही है 2024 से 2400 घटनाएं हुई हैं। इस साल भी 72 घटनाएं हो चुकी हैं। बांग्लादेश की मैं बात बता रहा हूं आपको, जिसमें 32 हिंदुओं की जान गई है। रेप और महिलाओं से उत्पीड़न के 13 केस दर्ज किए गए हैं। 133 मंदिरों को शिकार बनाया गया है और इसके एवज में मात्र 1770 केस रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें से 1415 मामलों की जांच पूरी हो गई है। और इस दौरान 70 लोगों को, मात्र 70 लोगों को बांग्लादेश की सरकार ने कस्टडी में लिया है। विकास जी, लेकिन बांग्लादेश का पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा से क्या कनेक्शन? अमित शाह जी बताएं, बॉर्डर की जिम्मेदारी उनकी है। अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी बताए ना, बॉर्डर की जिम्मेदारी उनकी है, उनकी भी जिम्मेदारी है। अगर बांग्लादेश से लोग आकर के हिंसा कर रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी भी श्याम सलूनी जी को और भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी, अमित शाह को उठानी पड़ेगी। आप देखिए ना, आप देखिए कि कितना एक तरफ बंगाल का हिंदू मारा, बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो बयान देते हैं कि अल्पसंख्यकों पर हमले बर्दाश्त नहीं होते। इन लोगों की इतनी हिम्मत नहीं होती कि ये कह सके कि हिंदुओं पर हमला बंद करिए। ये हिंदुवादी बनते हैं। और मैं आपको बता दूं, अगले 2 महीने बाद बांग्लादेश की क्रिकेट टीम के साथ हमारा मैच होगा, क्रिकेट मैच होगा। छक्के चौवे लगेंगे, जैसा फील्डिंग करेगा, रेवेन्यू जनरेट होगा, पैसे आएंगे। वहां पे कुछ नहीं,
वहां पे तो जयशाह का व्यवसाय है, जयशाह को पैसा कमाना है, जयशाह तो लेकर के आएगा। 2 महीने बाद ही बांग्लादेश से क्रिकेट सीरीज हमारी फाइनल हुई है, 6 मैचों की 3 T20 है, 3 ODI है। श्याम सलोने जी बैठ के ताली पीटेंगे, वाह वाह बहुत सही, बढ़िया शॉट मारा विराट कोहली ने। और वहां पे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश में, मुंह नहीं खुलता इन लोगों का। बात कर रहे थे बंगाल में भड़की हिंसा बंगाल और बांग्लादेश की, और बांग्लादेश को बीच में ले आए, आप क्रिकेट मैच को बीच में ले आए। मैं बीच में क्यों नहीं लेके आऊंगा? आप अगर सरकार में है तो आपकी जिम्मेदारी हर जगह की होती है ना। आपने क्या सख्त एक्शन लिया? भारतीय जनता पार्टी बताए कि बांग्लादेश के मुद्दे पे और उसने हिंदुओं के मुद्दे पर कोई एक सख्त एक्शन लिया हो तो बताए, एक शब्द भी कहा हो नरेंद्र मोदी जी ने बताए? गए थे यूसुफ जी से ऐसे ऐसे हाथ मिलाए थे नरेंद्र मोदी जी ना, सबने देखा था, आपने भी देखा होगा। लेकिन उन्होंने क्या, उनके मुंह से बोली फूटी कि भाई साहब 1800 घटनाएं हुई हैं, मात्र 70 लोगों को आपने हिरासत में लिया है, ये आपका न्याय है, ये आपका कानून है? हम चैलेंज के साथ कहते हैं, हमने भी सरकारें चलाई हैं, तमिलियन हिंदुओं पर अत्याचार हुआ था, राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने बोर्ड और पोस्टर नहीं लगाया ठीक है कि तमिलियन हिंदू के सम्मान में लखनऊ का हिंदू मैदान में उन्होंने पीस कीपिंग फोर्स उतार दी, वहां पर शांति सेना उतार दी। विकास जी आपके पास लौटूंगी। पंकज जी, आपने सुना अभी विकास जी को, बांग्लादेश के मुद्दे पर इन्होंने कई सवालात खड़े किए कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो आवाज नहीं उठा रही, और इनका कहना है कि बांग्लादेश की जिम्मेदारी भारत सरकार की है। देखिए, पहले तो आपका जो डिबेट हो रहा है ये वर्तमान जो पश्चिम बंगाल के हालात हैं, जिस तरह से पश्चिम बंगाल जल रहा है उसके ऊपर हो रहा है। देश का अभिन्न अंग है पश्चिम बंगाल, उस पर हो रहा है। बांग्लादेश एक दूसरी कंट्री है और वहां जिस तरह से हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है उसके लिए भारत सरकार खड़ी है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कई बार टिप्पणी की और वहां की सरकार से भी इस बारे में कहा जा चुका है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर इनको कांग्रेस के प्रवक्ता हो चाहे कांग्रेस के लोग हों, उनको पहले बंगाल के ऊपर बोलना चाहिए। आज जिस तरह से वहां पर बंगाल जल रहा है और मालदा में लोग जिस तरह से हिंदू समुदाय पलायन को बाध्य हो गया और जिस तरह से उनके साथ अन्याय हो रहा है उसके ऊपर ना कांग्रेस ने कोई टिप्पणी किया ना अखिलेश यादव ने किया, किसी ने नहीं किया। और देश को पहले ऐसा रक्षा मंत्री लिया है जिसने मिला है, जिसने बोडो आंदोलन समाप्त कराया अमित शाह जी ने, और उसके बाद उन्होंने एक गाइडलाइन तय कर दी है कि मार्च 26 तक हम नक्सलवाद को भी देश से समाप्त कर देंगे और नक्सलवाद की कमर तोड़ दी है। तो और सवाल ये है, उन्होंने संसद में एक बयान भी दिया था कि बांग्लादेश से जो है सीमा लगी हुई है बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल की, वो करीब 400-500 किलोमीटर की है। उसमें जो BSF लगा के जवान लगाए जाते हैं जो करते हैं, उसमें वहां की पुलिस, वेस्ट बंगाल की पुलिस उनका सहयोग नहीं करती है और तमाम तरीके के एस्पेक्ट आते हैं जिसके कारण घुसपैठ होती है। और घुसपैठ के कारण वो लोग वहां पर तमाम जो है नागरिकता प्राप्त करके आधार कार्ड बना के सब तरह से बना के रह रहे हैं। और CAA NRC का वो ममता बनर्जी खुद ही कहती है मैं उसको लागू नहीं करूंगी। और दूसरी बात उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वो बिल को भी वो लागू नहीं करेंगी और सरकार की जितने चाहे आयुष्मान योजना हो चाहे जितनी योजना हो उसको वो लागू करना नहीं चाहती है। CPM की सरकार 32 साल रही, उसने जिस तरह का अन्याय किया उसके बाद ममता बनर्जी की सरकार बनी और बंगाल की जनता को बहुत उम्मीदें थी ममता बनर्जी से। लेकिन ममता बनर्जी के शासनकाल में जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हुए, जिस तरह से वहां पर बलात्कार की घटनाएं हुई और जिस तरह से हिंदू समुदाय के साथ जिस तरह का घृणित कृत्य किया गया वो बहुत ही निंदनीय है। इसके पहले भारत के उपराष्ट्रपति भी वहां के राज्यपाल रह चुके हैं, जगदीप धनखड़, उनसे भी ममता बनर्जी के 2-2 हाथ करती थी, उनसे भी पटरी नहीं खाती थी। और ममता बनर्जी तो 25,000 जो शिक्षक भर्ती है उसमें घोटाले में लिप्त है, उसमें तमाम चीजें सामने आ रही हैं। तो ममता बनर्जी ये जानती हैं कि 11 महीने बाद वहां विधानसभा चुनाव है, अगर इस तरह का कृत्य जो वो कर रही है कहीं ना कहीं उनकी सरकार बर्खास्त न हो जाए। इसके लिए देखिए अभी CV आनंद जो वहां के महामहिम राज्यपाल हैं उन्होंने वहां जाने के लिए कहा, तो ममता बनर्जी ने उनसे निवेदन किया कि आप वहां न जाएं तो अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा, मैं नहीं जा रही हूं। लेकिन जबकि ममता बनर्जी को वहां जाना चाहिए, जबकि हाईकोर्ट वेस्ट बंगाल ने भी उनको कड़ी फटकार लगाई है कि वहां आप जो है उनके रहने खाने का, उनको पुनर्वासित करने का इंतजाम करिए। इस तरह का चीजें ममता बनर्जी से कही गई। और CV आनंद आज 2 दिन के दौरे पे हैं, वो बाकायदा महामहिम राज्यपाल जो वेस्ट बंगाल के हैं वो घर घर जा रहे हैं, सबसे वार्ता कर रहे हैं, उन लोगों की क्या क्या दिक्कतें हैं सब उन परेशानियों को सुन रहे हैं। तो आज राज्यपाल को उतरना पड़ रहा है, ये कितना शर्मनाक है। ममता बनर्जी को शर्म आनी चाहिए कि वो एक महिला है और महिलाओं के ऊपर इतने जघन्य अपराध हो रहे हैं, उसके बाद भी उनको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है पंकज जी, आपके पास लौटूंगी। समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं संजय तिवारी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। पहले तो बंगाल में ये जो हिंसा भड़की, सबने तस्वीरें देखी, अखिलेश यादव की चुप्पी
कहीं ना कहीं सवालात खड़े कर रही थी। वहीं जब अखिलेश यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो साफ तौर पर यह कहा कि वो ममता बनर्जी के साथ खड़े हैं और वहां पे जो हिंसा हो रही है उसकी जिम्मेदार जो है वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या कहेंगे इस पर? आपको बहुत धन्यवाद हमको जोड़ने के लिए इस कार्यक्रम में, और अच्छा आपने टॉपिक उठाया है। सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूँ। सबसे पहले तो ये है कि हम लोग किसी भी हिंसा की निंदा करते हैं, भर्त्सना करते हैं, लेकिन हिंसा क्यों हुआ, उसके पीछे क्या राज क्या है, उसको देखना पड़ेगा। चुनाव है 26 में वेस्ट बंगाल में, सिर्फ चुनाव के कारण ये लोग एक धार्मिक उन्माद फैलाना चाहते हैं। कब तक आप धार्मिक उन्माद के नाम पर चुनाव लड़ते रहेंगे और जीतते रहेंगे? अरे विकास के नाम पर चुनाव लड़िए ना, विकास कीजिए ना, विकास से बातें कीजिए। आप वेस्ट बंगाल को आप पैकेज दीजिए, ये तो पिछड़ा हुआ है तो मुर्शिदाबाद को अगर जहाँ तो घटना हो रही है वहां पर उसको आप डेवलप कीजिए ना। वो आपका बॉर्डर एरिया है, वेस्ट क्या नाम है, बांग्लादेश का बॉर्डर है, वो उसको डेवलप कीजिए, आप वहाँ पे सुविधाएं दीजिए आप। और हम कहाँ कह रहे हैं कि आप लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन न कीजिए, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन कीजिए आप। और जिस तरीके से राज्यपाल और जैसे आपने अभी हमारे प्रवक्ता जी ने, भाजपा के प्रवक्ता जी ने कहा जी उपराष्ट्रपति जी वहां पे थे, राज्यपाल थे, पत्रकार हैं, पहले आप सुधार कीजिए और देख लीजिए। उनको उपराष्ट्रपति पद दिया गया, पदोन्नति दे दी गई उनको, उन्होंने टकराव किया ममता सरकार से। इसलिए जिसे आप राज्यपाल है, गठमामय पद पे है, अगर जो लॉ एंड ऑर्डर प्रदेश सरकार देख रही है, ममता ही देख रही है, अगर वो कहती है कि 2 दिन बाद प्रोग्राम कीजिए राज्यपाल महोदय, आपको रेस्पेक्ट आप कहती हैं, तो क्या बुराई है? आप तो लॉ एंड ऑर्डर खराब करने जा रहे हो वहाँ पे। नेताओं को जाने की जरूरत है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन हो जाए। ठीक है संजय जी, उनको न्याय मिल जाए। श्याम सलूनी जी से जवाब ले लेते हैं इस बात का। श्याम सलूनी जी, संजय जी कह रहे हैं कि क्योंकि 2026 में चुनाव होने हैं, इस वजह से वहां पर हिंसा भड़की। अदिति जी, बड़ी बेशर्मी वाली बातें ये लोग करते हैं, बेपैर की बातें करते हैं। कोई मुद्दा नहीं, मतलब इनको जनता सुनती होगी तो वो भी अपना माथा पकड़ लेती होगी कि ये क्या बोल रहे हैं, विषय क्या चल रहा है, बात क्या होनी चाहिए, जनता के हित में क्या बोलना चाहिए, देश का हित कैसे होना चाहिए, वो नहीं है। मैं ये कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों से पूछना चाहता हूँ कि तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि तेरा राहुल सोनिया क्यों चुप रहे और तेरे अखिलेश क्यों नहीं बोला? मोदी क्यों नहीं बोल रहे हैं? जिम्मेदारी किसकी है? सरकार कौन चला रहा है? पहले सुन लो मेरा भाई, सुन ले मेरे भैया, सुन ले। बहुत सच बड़ा कड़वा होता है भाई, सच कोई नहीं सुन सकता है। पूरी कांग्रेस पार्टी कह रही है, कि राष्ट्रपति शासन लगवाइए। श्याम जी को अपनी बात रखने दें। नेशनल हेराल्ड पे करोड़ों का गबन करने वालों, एक चमन्नी साबित नहीं कर सकते। आप बात करोगे? एक चमन्नी साबित नहीं कर सकते। कानून की बात करोगे? चैलेंज कर रहा हूँ, एक चमन्नी साबित नहीं कर सकते। श्याम सलूनी जी, यहाँ पर मुद्दा बंगाल का है, यहाँ पर मुद्दा वक्फ का है। अदिति जी, मैं वही कह रहा हूँ, मुद्दा वक्फ का है, मुद्दा बंगाल का है, और कांग्रेस का मेरा मित्र बांग्लादेश की बात कर रहा है। क्यों बांग्लादेश के? मेरा देश, मेरा प्रदेश चल रहा है। बंगाल हिंसा पर टिप्पणी नहीं की? अरे बंगाल देश की औकात क्या है? तुम कैसी बातें करते हो? कहाँ लेके बैठे हो? नहीं है तभी नहीं। पहले मुद्दे पर आओ, पहले मुद्दे पर आओ, इधर उधर ना भागो, इधर उधर ना भागो। 1800 मामले कल भैया तुम ममता बनर्जी के साथ लगाए हो। देखो भाई, हम आपके बीच में बोले नहीं थे, ये बदतमीजी हमें पसंद नहीं है। डिबेट करनी है तो डिबेट का तरीका सीखिए, बीच में ना बोलिए। मैं सवाल कर रहा हूं, मैं आपको जवाब दे रहा हूं, आपको कोई बात बुरी लगे पॉइंट आउट कीजिए, नोट कीजिए, उस पर बोलिएगा। आप बोलने लायक अकेले हो नहीं, इसलिए आप जानबूझ करके बीच में बोलते हो। विकास जी, आप अपनी बारी आने पर ही कृपया बोलें, इसके बाद आपको ही जवाब देना है। जी श्याम जी। आदित्य जी, वक्फ बोर्ड पर पूरा मुसलमान देश के प्रधानमंत्री जी के साथ है। आज भी बोहरा मुसलमानों के शीर्ष नेतृत्व ने जिस तरह से मोदी जी से मुलाकात किया और उनको धन्यवाद किया है जी वक्फ बिल पर, जिस तरह से पसमानदा मुसलमानों ने धन्यवाद किया है, तमाम मुस्लिम संगठन इसके पक्ष में बोल रहे हैं। केवल कुछ वो लोग जिनको लग रहा है कि अब उनकी जो अवैध संपत्तियां वक्फ के नाम पर उन्होंने इकट्ठी कर ली, वो निकल जाएंगी, छीन जाएंगी,
ठीक वो है, बौखला रहे हैं, हिंसा करा रहे हैं। ठीक है श्याम सलूनी जी, लेकिन मुसलमान ये भी जानकारी सामने आ रही है श्याम सलूनी जी कि भारतीय जनता पार्टी जल्द ही मुहिम भी शुरू करने जा रही है मुसलमानों को इस कानून के फायदे गिनवाने के लिए। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये मुहिम जो है ये पहले क्यों नहीं शुरू की गई, हिंसा के बाद क्यों? अदिति जी, मुहिम हमने पहले से बता रहे हैं जी, जब से हमने ये स्टार्ट किया है, हम तभी से बता रहे हैं कि ना किसी मस्जिद को नुकसान है, ना किसी दरगाह को नुकसान है, ना किसी मदरसे को नुकसान है, ना किसी अनाथालय को नुकसान है, ना किसी इनके सराय को नुकसान है, किसी को ना कब्रिस्तान को नुकसान है, कहीं कोई नुकसान नहीं है। लेकिन चूंकि वो तमाम मठाधीशों ने, भू माफियाओं ने जो जमीन कब्जे में कर ली है, अपने तमाम आलीशान मॉल बना लिए हैं, होटल्स बना लिए हैं, अपने मकान बना लिए हैं, उनकी चिंता झलक रही है। और यही कारण है कि अपने कार्यकर्ताओं से आगजनी करा रहे हैं, तोड़फोड़ करा रहे हैं। हिंदुओं के घरों में जिन हिंदुओं की बात, दलितों की बात करते हैं अखिलेश यादव, उन दलितों को और पिछड़ों को बंगाल में काटा जा रहा है, मारा जा रहा है, जलाया जा रहा है। उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि ममता बनर्जी ठीक कर रही हैं। ये मेरे हिंदू दलित भाइयों को सोचना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा। जहां इनकी सरकार जाने की पोजीशन में आ जाती है, वहीं समर्थन करते हैं उस साथी का कि नहीं, सरकार नहीं जानी चाहिए। अरे आप अत्याचार करोगे, देख देख के हिंदुओं को मारा जा रहा है। एक हिंदू किसी के घर पर अगर भगवा झंडा लगाया, अदिति जी, भगवा झंडे वाले मकान को जलाया जा रहा है। मैं मांग करता हूँ वहां राष्ट्रपति शासन अभिलंब में लगना चाहिए। श्याम सलूनी जी, संजय जी से इसका जवाब ले लेते हैं कि ममता बनर्जी, भारतीय जनता पार्टी, संजय जी ये कह रही है कि ममता बनर्जी जो हिंदुओं के ऊपर अत्याचार करवा रही हैं, अखिलेश यादव उनके साथ खड़े नजर आ रहे हैं, दलितों का शोषण हो रहा है। संजय जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? फिलहाल संजय जी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगी। जी बताएं। ये हिंसा जो भड़की है, इसके बाद आज क्योंकि गवर्नर विजिट करने पहुंचे हैं, इस विजिट के क्या मायने निकलकर सामने आ रहे हैं? क्योंकि हाल ही में देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़ी मीटिंग भी बुलाई, राष्ट्रपति से भी मुलाकात की। क्या ये माना जाए कि अब बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग सकता है, पूरी संभावना है? देखिए, बंगाल में बद से बदतर हालात हैं और ममता बनर्जी उसको संभालने में नाकाम साबित हो रही है। जय श्री राम अगर कोई वहां का नागरिक बोलता है तो उससे उनको परहेज होता है, उसको वो जेल भेजने का काम करती है। रामनवमी में अगर हिंदू समुदाय को मनाना हो, और चाहे आपके दशहरे का दुर्गा पूजा हो, चाहे काली पूजा हो, सब में जो है वो तमाम तरीके की दिक्कतें होती हैं और वहाँ तमाम तरीके के जो है बवाल देखने को मिलते हैं और ममता बनर्जी उस पर चुप्पी साधे रहती हैं। और जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने वहाँ के मुद्दे पे कहा था कि ये जो लोग हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बिल्कुल सही कहा था। और उन्होंने कहा था इसका सिर्फ एकमात्र इलाज है डंडा। और वहाँ की जो जनमानस भी है, हिंदू समुदाय भी ये चाह रहा है कि योगी ऐसा कोई व्यक्ति वहाँ का कमान संभाले, तभी बंगाल का कल्याण हो सकता है। क्योंकि वहाँ बहुत बुरी स्थिति है। जिस तरह से सरकारी योजनाओं का, केंद्र सरकार की कोई भी योजनाएं वहाँ पर लागू नहीं की जाती हैं। रतन टाटा ने वहाँ पर सिंगूर जिले में नैनो कार का प्रोजेक्ट लगाया था, ममता बनर्जी ने उसको लगने नहीं दिया और उनको वहां से खदेड़ के भगाने का काम किया। रतन टाटा अगर वहां पर फैक्ट्री लगाते तो वहां बहुत लोगों को रोजगार मिलते, तमाम तरीके की। लेकिन इसके पीछे फिर क्या वजह है कि अगर वहां की जनता ममता दीदी को पसंद नहीं करती है तो हर बार चुनाव में बार बार टीएमसी ही क्यों सरकार बनाती? देखिए, वोटों का ध्रुवीकरण और जिस तरह से वहां पर जिस तरह से वो मुस्लिम वोटों के ध्रुवीकरण का प्रयास करती हैं और उसमें वो सफल भी रहती हैं, उसी के तहत वो चुनाव जीत जाते हैं। जिस तरह से चुनाव के दौरान वहां पर गुंडागर्दी होती है, जिस तरह से बम चलते हैं, तो ये सब भी है। वहां लाख इंतजाम के बावजूद भी जिस तरह की घटनाएं होती हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। और बंगाल जिस तरह से भी वहां एक डॉक्टर के साथ बलात्कार होता है और अस्पताल में, और एक डॉक्टर लड़की के साथ, तो वो भी कितना चर्चित, पूरे देश में वो मैटर कितना चर्चित रहा। तो ये सब बंगाल जल रहा है। बंगाल का जो है, बंगाल में हालात बहुत बद से बदतर है और ममता बनर्जी का प्रशासन, सरकार उसको संभालने में नाकामयाब है। वहाँ कितने मंत्रियों के घर से, अदिति जी ये जान लीजिए, नोटों के चट्टे मिलते हैं, कितने लोग भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। तो ये सब वहाँ की सरकार एक भयानक भ्रष्टाचार में लिप्त है। ये आप कह रहे हैं। विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कहिए।
पंकज भाई को सारी चीजें दिख रही हैं, योगी जी में एकदम पूरा अवतारित पुरुष की छवि दिख रही है। पंकज जी को अभी बनारस का एक हफ्ते पहले का अभी घटनाक्रम नहीं याद होगा। 23 लोगों ने एक लड़की के साथ रेप किया और जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं उन आरोपियों के मोबाइल में 546 लड़कियों के वीडियो मिले हैं जिसको उन्होंने बेचा है। पंकज जी को यह नहीं दिखेगा क्योंकि वो तो राम राज्य चल रहा है उत्तर प्रदेश में। आज का मामला है कानपुर के वाइस चांसलर जो बीसी है कानपुर यूनिवर्सिटी के, उनको जो है उनके खिलाफ गिरफ्तारी का अनियमितता, वित्तीय अनियमितता की वजह से गिरफ्तारी की तलवार आज उन पर लटकी है। अब वो बीसी साहब फरार हैं। यूपी में राम राज्य है, यूपी में सब चंगा सी फील गुड का माहौल पंकज जी ले रहे हैं। पंकज जी को यूपी उत्तर प्रदेश में कुछ दिखेगा ही नहीं। ठीक है पंकज जी, इस पे भी कभी ठीक दो है। टिप्पणी, एक शब्द दो शब्द कुछ बोल विकास दीजिए। जी। जो बनारस की घटना हुई विकास जी। उसमें 16-17 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और पूरे लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। और वहां जितनी इसके पहले भी सर, वहां पर देखिए वहां डिबेट को बीएचयू में भी टॉपिक घटना से हुई मत थी, भटकाइए। उसमें भी लोग गिरफ्तार हो गए और वो जेल में है। विकास जी, उनको फूल माले से विकास जी, स्वागत किया गया था विकास जी, जमानत पर मिलने मुद्दा के बाद। हमारा यहाँ पर वक्फ और पश्चिम बंगाल है जी, पश्चिम बंगाल में भड़की हिंसा है। मुझे इस बात की जानकारी दीजिए, अगर वक्फ कानून का असर बंगाल की सियासत पर पड़ता है, ममता बनर्जी का सिंहासन अगर डोलता है, तो कांग्रेस को इससे कितना फायदा मिलने के आसार आपको नजर आ रहे हैं? कांग्रेस अपनी सियासी जमीन तलाशेगी? कांग्रेस कभी दंगों में अपनी सियासी जमीन नहीं तलाशती है, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास रहा है कि जब जहां जहां दंगे हुए हैं वहां सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला है। 2-3 लोग यहाँ पैनल में बैठे हुए हैं, सबको पता होगा, श्याम सलोने जी को भी पता होगा। जब दंगे होते हैं, चाहे मेरठ रहा हो चाहे हासिमपुर रहा हो, जहां जब दंगे होते हैं कांग्रेस ही कमजोर होती है। ठीक है, कांग्रेस ही कमजोर होती है। तो कांग्रेस दंगों की आंच में कभी जो है राजनीति नहीं करती है। कांग्रेस हमेशा कानून व्यवस्था की हिमायती रहने वाली पार्टी है, क्योंकि सारे आरोप जो होते हैं घूम फिर करके कांग्रेस पर ही लग जाते हैं, जबकि सरकार भाजपा की रहती है। कानून का पालन भाजपा को करवाना है, ममता जी को करवाना है, लेकिन आरोप कांग्रेस पर लग रहा है। ममता जी ने भी आज बिल फाड़ दिया। अब आप सोचिए कितना हास्यास्पद है कि वो तो कांग्रेस का एरिया है तो वहां पे हो गया, मतलब कांग्रेस का, वहां पे वीडियो फुटेज हो रही है, सारी रिकॉर्डिंग है पुलिस प्रशासन की। वहां पे लोग ये बता रहे हैं, जो पीड़ित हैं वो खुद बता रहे हैं कि बाहर से लोग आए थे, हम उनको नहीं जानते हैं, वो बाहर से लोग आए थे। देखिए ऐसी ऐसी बातें छन करके सामने आ रही हैं। सही तरीके से अमित शाह को जांच करवानी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के निर्देशन में जांच होनी चाहिए। ठीक है, जांच करिए अच्छे तरीके से, जो उसका अपराधी हो उसको सख्त सजा दी जाए। हम तो यही मांग करते हैं। ठीक है विकास जी, इसका जवाब हम श्याम सलोनी जी से लेंगे, लेकिन समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से हमारा संपर्क जो है वो फिर से बन गया है। संजय जी, श्याम सलोनी जी कह रहे थे कि अखिलेश यादव ममता दीदी का साथ दे रहे हैं, ममता बनर्जी का साथ दे रहे हैं, ये जानते हुए भी कि वहां पर पश्चिम बंगाल में जो ममता सरकार है वो हिंदुओं को प्रताड़ित करती है, दलितों को प्रताड़ित करती है। मेरा अभी राम सलोनी से सवाल है कि ये बताइए, जितने लोग पकड़े गए वहां पर वेस्ट बंगाल में, वो सब के सब हिंदी भाषी थे, हिंदी बोलने वाले लोग थे। वो सब बंगला जानते ही नहीं है ना? तो कहाँ से लोग आए थे जिन्होंने दंगा किया? दंगा पराजित दंगा हुआ है वहाँ पे, एक साजिश संजुष के तहत दंगा कराया गया है वहाँ पे। एक क्या नाम है, ये क्या नाम, भाजपा की सरकार ने, भाजपा के लोगों ने वहाँ पे बिहार और क्या नाम है कई लोगों से, कई उत्तर प्रदेश के लोगों को भाजपा के कर्ताओं को भेजा है, वहाँ पे जानबूझ के दंगा कराया गया है। जब जांच होगी, निष्पक्ष जांच अगर होगी तो दूध का दूध पानी का पानी आ जाएगा, हो जाएगा। और जहां तक लॉ एंड मेंटेन करने का सवाल है, वो मेंटेन कर रही है। अभी हमारे प्रवक्ता जी कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड, पत्रकार जी कह रहे थे कि वक्फ बोर्ड पे कोई असर नहीं, वक्फ बोर्ड के कारण कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई कह रहे जमीनें शामिल नहीं होंगी। यूपी में 76% जमीनें ऐसी हैं जो नोटिफाइड नहीं है, अननोटिफाइड है। ठीक है, इस एक्ट के लागू होने के बाद 76% जमीनें, मस्जिद, क्या नाम है, ये कब्रिस्तान सब डिनोटिफाइड हो जाएंगे। उनका नोटिस खत्म हो जाएगा, नोटिस है ही इनका, कब्जा उनका हट जाएगा। ये लोग कहाँ से लेके आएंगे भाई? माननीय सुप्रीम कोर्ट ने प्रश्न उठाया है कि जो डिनोटिफाइड है जगह, उसका कहाँ से, उसका क्या होगा? माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इंटरफेयर करना पड़ा इस मामले में। तो इसलिए नियम कानून आप लेके आए हैं, जनता के सवालों का जवाब दीजिए। और सुप्रीम कोर्ट, वक्फ बोर्ड पे सुप्रीम कोर्ट ने जो प्रश्न उठाया है उसका हम लोग स्वागत करते हैं, सेटिस्फाइड कीजिए। ठीक है संजय जी, सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश से तो आपको कोई आपत्ति नहीं है ना? नहीं, हमको कोई आपत्ति नहीं है। बहुत अच्छा आदेश किया मैंने सुप्रीम कोर्ट ने, और सुप्रीम कोर्ट के हम आदेश को, और उनके पूरा भरोसा है हम लोगों को। उन्होंने जो कहा है वो सही कहा है। ठीक है, ठीक है
तो मुझे इस बात की भी जानकारी दे दीजिए, और ये सवाल मेरा हर एक उस पार्टी से है, हर एक उस कार्यकर्ता से, हर एक उस नेता से है जो वक्फ कानून को लेकर बड़बोले बयानबाजी दे रहे थे, बड़े बड़े बयान दे रहे थे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। संवैधानिक तरीके से आप विरोध क्यों नहीं कर रहे थे सर? प्रदर्शन सड़कों पर क्यों कर रहे थे? ये जो भड़काऊ बयानबाजी है वो क्यों चल रही थी? इसी का रिजल्ट तो है ना, इसी का रिजल्ट है हिंसा। इसका जिम्मेदार कौन? निंदा करते हैं, भड़काऊ बयानबाजी की हम लोग निंदा करते हैं। कोई भड़काऊ बयानबाजी नहीं होनी चाहिए। शांतिपूर्ण प्रदर्शन, अपना विरोध दर्ज करने का हमको अधिकार है, शांतिपूर्ण विरोध दर्ज करना चाहिए। जो वहाँ पे दंगा हुआ है वो सिर्फ राजनीतिक दंगा है। हिंदू मुस्लिम चुनाव से पहले भाजपा करना चाहती है, उसका लाभ लेना चाहती है, ध्रुवीकरण करना चाहती है, ये उसी का कारण है। और इसलिए वो वहाँ पे वेस्ट बंगाल में 26 में चुनाव है, 2026 में। उसके पहले ये अभी तो स्टार्टिंग है, शुरुआत है। आप देखिएगा ये साल 1.5 साल जो चुनाव बाकी है उसमें क्या क्या करते हैं ये लोग राजनीतिक दंगा कराएंगे। इस तरीके से इनको वेस्ट बंगाल जीतना है इनके प्रकार। ठीक है, श्याम सलोनी जी क्या कहेंगे इस पर? अदिति जी, बंगाल में जो माहौल बना हुआ है ना, उसमें लाल टोपी, लाल सलाम जिसे हम वामपंथी बोलते हैं, उनके यूथ की सेना जिस तरह से ममता बनर्जी की टीम में पुलिस का कार्य कर रही है, पकड़ रही है लोगों को और मार रही है, और ये कहते हैं कि वहां हिंदीवादी लोग पकड़े गए हैं। मैं मान लेता हूं कि इन्होंने हिंदीवादियों को पकड़ा, तो या तो हमारे मित्र संजय जी को जानकारियां नहीं है, या जानबूझ के जो झूठ फैला करके और भ्रमित करना चाहते हैं हिंदू समाज को। जिस हिंदुओं की जो पैरोकारी करते हैं, पीडीए चिल्लाते हैं, उनको ये झूठा साबित करना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के तमाम हिंदू, बिहार के हिंदू वहां कारोबार करते हैं। मैं आपको तमाम हिंदुओं को दिखा दूंगा जो हिंदी भाषा बोलते हैं और वहां कारोबार करते हैं, जिनकी भाषा शैली हम जैसी है जो हम बोल रहे हैं। अब आप उस हिंदू को मारोगे और उसी हिंदू को उठा के गिरफ्तार करोगे, उसी को आप दोषी ठहराओगे, फिर कहोगे कि हिंदीवादी बोलने वाले लोग पकड़े गए हैं। ये ममता बनर्जी की जो चाल है ना, जिसमें अखिलेश यादव भी घी डाल रहे हैं, वामपंथियों की जो सोच है, ये सब एक हो चुके हैं। किसी भी तरीके से इनका सिस्टम है। आज देखिए वक्फ बोर्ड पर बिल पर जब इन्होंने 70 आपत्तियां दर्ज की, संजय जी, विकास जी, आप दोनों सुन लीजिए, आपके तरफ से 70 आपत्तियां सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई। जब आपने आपत्ति दाखिल कर दी, फिर आप हिंसात्मक बात क्यों करते हो? क्यों ऐसे बयान दे रहे हो मीडिया में? आपके नेता क्यों कि आग लग जाएगी, मुसलमान को आप सब्र में ना समझें, कब्र में ना समझें, सब्र में है, मुसलमान सड़क पर आ जाएगा। इन्हीं का कोई एक मंत्री है, एक हफीजुल हसन करके, मैं थोड़ा भूल रहा हूँ, हफीजुल हसन करके इनका एक मंत्री है, वो कहता है कि मुसलमान सब्र में है, कब्र में नहीं है, मुसलमान सड़क पर आ जाएगा। कहना क्या चाहते हो भाई? ठीक है, ओवैसी भी बोल रहे थे कि 15 मिनट का समय दे दो संजय हमको। जी, रामजीलाल सुमन भी कह रहे थे। संजय जी, रामजीलाल सुमन जो आपकी पार्टी के, श्याम जी मुझे अपना प्रश्न रखने दें। संजय जी, आपकी पार्टी के सांसद हैं रामजीलाल सुमन, कुछ दिन पहले उनका बयान सामने आया था कि मस्जिद को अगर खोदा जाएगा तो वो मंदिरों को खोदेंगे और बौद्ध मठ खोजेंगे। ये किस तरीके का बयान था? क्या कानून में कहीं ऐसा लिखा था क्या कि मस्जिद खोदे जाएंगे, या आपको सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं था? नहीं, सुमन जी जो कह रहे थे, सुमन जी जो ये कह रहे थे, वो उनका कहने का मतलब इसको अर्थ को अलग न किया जाए, सही तरह समझा जाए। उन्होंने ये कहा था कि पहले यहाँ वहाँ पे अगर जमीन किसी भी मंदिर या मस्जिद या किसी खोदा जाएगा, नीचे बुद्धिस्ट मंदिर मिलेगी, फिर मंदिर मिलेगा, फिर मस्जिद मिल सकता है ना, ये है। तो वहाँ पे ये पहले यहाँ पे उनका कहना था, पहले बुद्धिस्ट थे यहाँ पे ज्यादा, पहले हिंदू थे, फिर बुद्धिस्ट हो गए, फिर मुस्लिम आ गए। इसका फिर क्या नाम है, अगर आप खोजेंगे तो ये सब निकलेंगे। सर, आप इसका मतलब मुझे समझा रहे हैं, यहाँ बैठे पैनलिस्ट को समझा सकते हैं, आम आदमी को कैसे इसका मतलब समझाएंगे कि क्या कहने का मतलब था? अब अर्थ का अर्थ न निकाला जाए और ये कहा जाए कि जो उनका कहने का मतलब ये ना, अदिति जी एक क्वेश्चन ले लीजिए, पुराने अदिति जी एक क्वेश्चन ले लीजिए, संजय जी से एक सवाल। संजय जी एक बात बता दीजिए, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ बोलिए सर, बोलिए। प्रकरण पर। बोलिए, सुन रहा हूँ। हाँ,
एक तरफ आप पैरोकारी करते हो रामजल सुमन जी की, दूसरी तरफ आपके नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मैं 19 तारीख को आऊंगा आगरा, और सुमन जी कहते हैं कि अखिलेश को आ रहे हैं तो 19 को हो जाए दो तो हाथ। इन सबका क्या मतलब निकालना चाहती है? आप कहाँ भड़काना चाहते हो दंगे को? आप शांतिप्रिय व्यक्ति हैं, आप दंगा भड़काना चाहते हो देश में। ठीक है, जवाब दीजिए। संजय जी जवाब दीजिए इस बात का। आपने अभी कहा कि हम बड़बोले बयान नहीं देते हैं, भड़काऊ बयान नहीं देते हैं जी, तो ये किस तरीके के बयान है, कैसे निकाला जाए इसका अर्थ? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का दौरा लगा हुआ है आगरा में, और क्योंकि वो सांसद है हमारे यहाँ के, और उनके जिस तरह घर पे हमला हुआ है तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जा रहे हैं, तो उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को कुछ कहा नहीं कि क्या नाम है आइए हम निपट लेंगे। और हम तो लॉ को मेंटेन करने वाले लोग हैं, है ना, हम जिम्मेदार व्यक्ति हैं, हम ऐसी बात करते थोड़ा है। जिस तरीके से अभी आपने देखा आगरा में कई जगहों पे हिंसक प्रदर्शन हुए, तलवार लेके निकले गए, मैं कहता हूँ आज की डेट में, है ना, कोई दूसरा आदमी दूसरा तलवार निकल के जाता अगर तो क्या होता? तो आप सुनते मुकदमा लिखा था नहीं क्या था? लिखा था नहीं क्या था? जिस तरह लाठी तलवार लेके निकला गया, प्रदर्शन हुआ पूरे प्रदेश में कई जगहों पे, मुकदमा लिखा था नहीं क्या था, है ना? तो लॉ एंड मेंटेन कीजिए ना, जो निकले तलवार लेके लाठी लेके उसके ऊपर मुकदमा कीजिए आप, चाहे वो निकले चाहे ये निकले। ठीक है, इसका जवाब लेंगे हम श्याम सलोनी जी से। विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं? विकास जी। अदिति जी, भारतीय जनता पार्टी चूंकि हमेशा जो है भ्रमित करने की राजनीति करती रहती है। आपको शायद पता होगा अभी 1-1.5 साल पहले एक इंसिडेंट हुआ था, एक भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है नुपुर शर्मा, उन्होंने कुछ टीवी पर बोल दिया था, उसको लेकर के बड़े व्यापक तौर पर विदेशों में प्रदर्शन हुए थे और कतर जैसे देश ने बड़ी कड़ी आपत्ति, बड़ी सख्त आपत्ति, बड़े कड़े शब्दों में दर्ज कराई थी, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने एक पूरा बयान जारी किया था और उसमें उन्होंने नुपुर शर्मा को फ्रिंज एलिमेंट कह करके कतर को जवाब दिया था कि वो फ्रिंज एलिमेंट टाइप के लोग हैं, ऐसे बैठ करके कुछ भी बोल देते हैं। आज सोचिए, कतर जैसा देश जिसकी आबादी मात्र 1.5 करोड़ 2 करोड़ होगी, वो देश ऐसे मुद्दों को लेकर के कितना आक्रामक हो जाता है। आज बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय का बयान आया है और भारत के विदेश मंत्रालय में चुप्पी है। भारत का विदेश मंत्रालय सख्ती के साथ अपनी आपत्ति नहीं दर्ज करवा पा रहा है। बांग्लादेश का विदेश मंत्रालय कह रहा है कि बंगाल में मुस्लिमों का उत्पीड़न हो रहा है, लेकिन दुनिया ने देखा, सबने देखा कैसे बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित हुए। भारतीय जनता पार्टी चूंकि इनका ये तो कहते हैं ना मेरा 56 इंच का छीना है, बांग्लादेश को खरी खरी सुना दी है, विदेश मंत्रालय ने जवाब दे दिया है। अदिति जी नहीं दिया है जवाब देना, कतर को भी तो जवाब दिया था भारतीय जनता पार्टी ने, कतर को भी तो जवाब दिया था, कहा था ना फ्रिंज एलिमेंट। भारतीय जनता पार्टी ने क्या बांग्लादेश को कहा कि मेरा 56 इंच का नहीं 156 इंच का सीना है, व्यापार रोक दूंगा, ट्रेड रोक दूंगा, क्रिकेट नहीं खेलूंगा? कहा है? इकोनॉमी पे कहीं कोई सवाल क्रिएट किया है? मात्र 10-15 लाख लोग कतर में हिंदुस्तान की नौकरी करते हैं, उन्हीं के हितों की चिंता हुई कि 15 लाख लोग और बेरोजगार हो जाएंगे, कतर ने वहां से यहां भेज दिया तो नरेंद्र मोदी जी बैकफुट पे आ गए। नरेंद्र मोदी जी केवल, आपने देखा होगा ना, आज टाइम की सूची आई है, कभी एक जमाना हुआ करता था 100 प्रभावशाली लोगों में शामिल हुआ करते थे, आज हमारे नरेंद्र मोदी जी वहां भी नहीं रह गए, 100 प्रभावशाली लोगों से भी नीचे आ गए हैं। ठीक है, अस्तर तो लगातार गिर रहा है, क्योंकि अस्तर इस वजह से गिर रहा है क्योंकि इन लोगों ने जो 56 इंच का सीना अपना बताया था वो 6 इंच का भी नहीं रह गया है। विकास जी जवाब ले लेते हैं, श्याम सलोनी जी। विकास जी कुछ सुना आपने, कह रहे हैं कि 6 इंच का सीना भी नहीं रह गया है अब। देखिए अदिति जी, पहले में समाजवादी पार्टी के मित्र जो कह रहे थे कि तलवारें लेकर के चल रहे हैं और सरकार कुछ नहीं कर रही है, ये एक बात ध्यान न रखें, जो करणी सेना ने जिस तरह से अपनी तलवारें दिखाई थी, वो क्षत्रियों की, राजस्थान की उनकी एक परंपरा है भैया, वो तलवार से ही खेलते हैं, क्षत्रियों का गहना है तलवार। दूसरी चीज, लोकतंत्र में भी श्याम सलोनी जी ठीक बात है कि क्षत्रियों का गहना तलवार है, लेकिन क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में तलवार सड़क पर लहराना ठीक है? मैं तो अदिति जी उसी पर आ रहा हूँ। हाँ अदिति जी, मैं आपके सवाल पर बिना पूछे आ रहा हूँ। मैं यही कह रहा हूँ कि लेकिन लोकतंत्र में उन्होंने कोई भी तलवार सड़क पर नहीं लहराई है। वो एकत्रित हुए एक मैदान में, दूर दूर तक गांव नहीं है, वहां पर मैदान बना हुआ है, मैदान में उनकी सभा हो रही है, सभा में उनके जितने भी करणी सेना के या जितने भी क्षत्रिय समाज के लोग इकट्ठे हुए हैं, वहां उन्होंने अपनी तलवारें दिखाई हैं, अपना जोश प्रकट किया, अपने राणा सांगा जी के सम्मान में दलीलें पेश की हैं, वो उनका अधिकार है।
लोकतंत्र में, वो सड़क पर नहीं आए, ठीक है किसी सर। को हाथापात फिर नहीं तो- किया है। फिर तो शादियों में जो हॉल में बंदूकें हवा में लहराते हैं वो भी ठीक मानते हैं आप? कार्रवाई क्यों वो होती गलत है। फिर? नहीं, वो गलत है, वो हम उसे ठीक नहीं मानते हैं। ये विषय अलग है। ये विषय किसी के सम्मान पर चोट किया गया है, वहां वो अपने सम्मान के तो सौरघाता को सम्मान प्रकट में कर रहे हैं कि तलवारें हम हमारे लहराई वंशज जाएंगी ये क्या थे। सर? नहीं, वो प्रकट कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज ऐसे थे, हम उनके वंशज हैं, हम कमजोर नहीं है। आप हमारे वंशजों को, हमारे पूर्वजों को गाली नहीं दोगे। ठीक है। लेकिन उन्होंने किसी के साथ अन्याय नहीं किया है। वो रामजल सुमन के निवास पर भी गए थे तो निहत्थे गए थे। रामजल सुमन के गुंडे ऊपर से पत्थर बरसा रहे थे, वीडियो जाहिर है। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, ये जो हमारे विकास जी बैठे हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए इस तरह के शब्द बोल रहे हैं, इनको तो शर्म आनी चाहिए। अरे कतर की तो हिम्मत नहीं, औकात नहीं है भाई। आज पूरे वर्ल्ड में मैं बात तो बतला रहा काहे हूं, फ्रिंज एलिमेंट अमेरिका घोषित जैसा कर दिए? देश, लिखित बयान अमेरिका था। जैसा देश, अरे सुनिए तो भाई, सुनिए मेरे भाई, सुनिए। अमेरिका जैसा देश जिसने तमाम देशों पर टैरिफ को लेकर के प्रतिबंध लगाया है, बेड़ी में उनको बढ़ा बांध दिया करके है। हिंदुस्तान के नागरिक चीन को भी, अमेरिका से आए चीन हैं। को घुमा दिया है। उसने भारत से अभी टैरिफ नहीं लगाया है, छूट दी हुई है। ठीक ये है। मोदी जी की ताकत है। ये मोदी ये जी की 140 कोई ताकत भारतीयों नहीं की है, ताकत वो है। एक व्यापारिक ट्रेड अभी तो वार 40 है। करोड़ विकास मोदी जी, जी के श्याम लिए जी, नहीं। मोदी जी के लिए ठीक नहीं है। है। आप मीठा मीठा नहीं। मत खेलिए। आप बताइए आपने आपको बांग्लादेश शर्म को आनी किन चाहिए। शब्दों में सर आप जिसको क्यों बात अपने कर देश लड़े पर जा गर्व रहे हैं? नहीं, नहीं, ऐसी जिसको अपने देश चर्चा में नहीं गर्व होगी नहीं, सर। अपने प्रधानमंत्री में गर्व नहीं, वो तो देशद्रोही की ठीक है, श्रेणी में मैंने आता है जवाब भैया। ले लिया श्याम आप सरोदे जी देशद्रोही में आपका। हो। पंकज जी, आपने सभी को सुना। ये जो राजनीति है वो कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप इसी में उलझी रहती है। दूसरी तरफ जो आम आदमी है वो राजनीतिक बयानों के बीच में पिसता हुआ नजर आता है। बंगाल में जो मरे वो आम आदमी थे, किसी राजनीतिक पार्टी के सदस्य या नेता नहीं थे। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए अदिति जी, भारत का इतिहास लाखों वर्ष पुराना रहा है। और जिस तरह से रामजी लाल सुमन ने कहा, तो रामजी लाल सुमन को ये याद रखना चाहिए, यहाँ कहीं भी खोदेंगे तो पहले मंदिर ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। लाखों वर्ष पुराना इतिहास है। और जो अन्य धर्म संप्रदाय के लोग हैं उनका तो इतिहास ही 1500 साल पुराना है। तो इसलिए इस तरह की बात करना बिल्कुल निंदनीय है। और रामजी लाल सुमन ने जिस तरह से आपके राणा सांगा को गद्दार कहा, राज्यसभा सांसद हैं वो, और जिस तरह से गद्दार उन्होंने कहा, तो उसी की परिणति हुई कि ठाकुर समुदाय उससे नाराज है। और करनी समुदाय के लोगों ने प्रदर्शन किया। 12 तारीख को उनका जन्म दिवस था, उस दिन वहां जाके प्रदर्शन किया। लेकिन उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। योगी आदित्यनाथ का सख्त निर्देश था कि कोई भी अपने हाथ में कोई भी अनुशासित नहीं रहेगा। इसीलिए देखिए, किसी प्रकार का कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। और आज अखिलेश यादव 19 तारीख को जा रहे हैं। अखिलेश यादव को अब उसमें वोट बैंक की राजनीति दिखाई दे रही है। लेकिन उनको भूल जाना चाहिए, उनको ये याद रखना चाहिए कि 2027 के चुनाव में यही करनी समुदाय के लोग उनको किस तरह का वोट बैंक के जरिए उनको निश्चित रूप से उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और रहा सवाल मोदी जी की बात जो भी हो रही थी, कतर की बात हो रही थी, तो प्रधानमंत्री मोदी का ही ये कृत्य है कि कतर में काम करने वाले 21 लोगों को फांसी की सजा दी गई थी। और उसको मोदी जी ने बकायदा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बकायदा उनको वापस लाया गया और सजा माफ हुई और सारे लोग इंडिया वापस आ गए, सारे इंजीनियर्स। और दूसरी बात, जिस तरह से वहां की बात हो रही है, अमेरिका की बात, तो अमेरिका का ये कानून है कि अगर आप वहां घुसपैठ करके जाएंगे, ये भारत नहीं है, अमेरिका है, विश्व की महाशक्ति है, वहां इस तरह का कानून है। आप वहां का कानून तोड़ के अगर आप वहां घुसपैठ करके जाएंगे तो आप डिपोर्ट किए जाएंगे। जो वहां का कानून है, चाहे आप बेड़ी लगा के जाए, चाहे जैसे जाए, ये वहां का कानून है। उसका अनुपालन आपको करना पड़ेगा। एक मिनट पंकज जी, उसका अदिति अनुपालन जी, आपको करना पड़ेगा। उसके लिए आप मना नहीं कर सकते कि आप ये नहीं, आप तो यहाँ से 70 लाख रुपए दे के आप 70 लाख रुपए दे के आप पंकज जी से एक सवाल बोलिए। पंकज जी जवाब ले लिया मैंने आपसे। विकास जी कुछ कहना चाह रहे हैं। विकास जी, बात करना, जिस देश का जो कानून है उसका अनुपालन वहां पे होगा। आपके देश में रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी मुसलमान पुष्पित पलवित हो रहे हैं। आम आदमी पार्टी वहां पर दिल्ली में उनको बसाती है, बंगाल में वो बसाती है। और मुर्शिदाबाद में जिस तरह की घटना होती है, मुर्शिदाबाद में हिंदुओं के साथ जिस तरह से अत्याचार होते हैं, तो ममता बनर्जी उसमें विफल है, निश्चित रूप से विफल है। अब बंगाल में तो निश्चित रूप से राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को वहां राष्ट्रपति शासन लगाना चाहिए। सर, एक छोटा सा जवाब दे दीजिए, रोहिंग्या इस देश में आए कब? जी विकास जी। सर, मैं पत्रकार साहब से पूछ रहा हूँ, रोहिंग्या इस देश में आए कब?
भाई रोहिंग्या जो है, जो घुसपैठ लोग जब कराने के लिए, घुसपैठ रोकने की जिम्मेदारी किसकी भाई है? घुसपैठ रोकने के लिए बीएसएफ लगी हुई है, लेकिन जिस तरह से लोग वहां पर वेस्ट बंगाल में, यहाँ के गृह मंत्री का बयान है, गृह मंत्री ने खुद कहा कि 500 कितने किलोमीटर की वो है, आप देख फेल है गृह मंत्री, देश का फेल है, देश का गृह मंत्री फेल है। आपने कभी कहा वहां पर क्या नाम, आपने कभी कहा उन्होंने खुद कहा कि वो ममता बनर्जी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में कोई करके दिखाए तो बताइए। पता होना चाहिए में अमार अरे सुनिए पहले, उत्तर प्रदेश में कोई करके दिखाए, यहाँ भी जो नेपाल से सीमा लगी हुई है और कोई घुसपैठ करके दिखाए उत्तर प्रदेश में। पंकज जी, विकास जी को बात रखने दीजिए अपनी। पंकज जी, दिल्ली का चुनाव ममता बनर्जी बकायदा घुसपैठ कराने में सक्रिय रही है, उनको आधार कार्ड बनाना, उनका वोटर कार्ड बनाना, वो ये करने का काम ममता बनर्जी ने किया है। अपनी मान के चलिए, ममता बनर्जी की सरकार वहां से निश्चित रूप से जाएगी। ठीक है सर, ठीक है, आप लोग इस तरीके से मत लड़िए सर, इस तरीके से चर्चा नहीं होगी। कांग्रेस की बात मत करिए, आप लोग तो भ्रष्टाचार में लिप्त है। 12 साल हो गए अभी तक आप जवाब क्या साबित कर दिया? सोनिया गांधी, राहुल गांधी जमानत पे है, 12 साल से वो रिक्वेस्ट करूंगी कि इन लोगों को म्यूट किया जाए। 12 साल से आप जवाब नहीं दे पाए। निकम्मी सरकार क्या कर रही है? जवाब क्यों नहीं किया उसने मुकदमा? 12 साल से क्यों नहीं चार्जशीट पेश की? 12 साल से जवाब। अदिति जी, इनकी आवाज डाउन करो। ये केस चलेगा। अदिति जी, इनकी आवाज को डाउन कराइए। विकास जी, पंकज जी, नहीं, इस तरीके से चर्चा नहीं होगी सर। आप लोग आपस में ही लड़े जा रहे हैं। नहीं, मुझे जवाब देने दीजिए, बारी बारी से बोलिए। मैं किसी की बात भी नहीं समझ पा रही हूँ कि आप लोग कहना क्या चाह रहे हैं। ऐसी चर्चा नहीं होती है सर। अदिति जी, शब्दों में पूछा। अदिति जी, एक सवाल के ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास। श्याम सलोनी जी कुछ कहना चाह रहे हैं। श्याम जी कहिए। अदिति जी, मेरा दोनों मित्रों से, हाँ, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं से, मेरे मित्र हैं, अच्छे मित्र हैं। हाँ। मैं इनसे एक सवाल का जवाब चाहता हूँ। ठीक है, सवाल और मैं रखिए इनको बताना चाहता हूँ फर्क, सरकार का फर्क क्या होता है, ये भी बताना चाहता हूँ। उत्तर प्रदेश में योगी जी शासन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री हैं, और बंगाल में ममता बनर्जी हैं। उत्तर प्रदेश में करनी सेना 18 अप्रैल को एक प्रदर्शन करती है। उस प्रदर्शन में घी में आग डालने का काम कैसे किया जाता है? अखिलेश यादव जी के कार्यकर्ता, एक मुस्लिम, एक मस्जिद में सुअर का मांस फेंकता है। और क्यों फेंकता है? क्योंकि वो लड़ाई को दलित और सवर्ण की करा करके, क्षत्रिय और दलित की लड़ाई दिखा करके अब मुसलमानों को भड़काने के लिए कि बीच में मुसलमान कूद जाए और एक झगड़ा दंगा बड़ा वाला हो जाए जिसमें दलित मरे या क्षत्रिय मरे, लेकिन मुसलमान का आनंद मिलना चाहिए। ये अखिलेश यादव जी की योजना है। ऐसे ही सेम इन्होंने किया है बंगाल में। वहां पर हिंदू मर रहे हैं, कट रहे हैं। अखिलेश यादव ने एक चुप्पी नहीं तोड़ी अपनी, लेकिन कहा है कि ममता बनर्जी ठीक कर रही हैं। और इनके नेता, कांग्रेस पार्टी के नेता, दोनों विवादों पर चुप हैं, बोल नहीं रहे हैं। जिस तरह से आगरे में एक दंगा कराने की, पूरे प्रदेश को जलाने की मुहिम थी, मैं जानना चाहता हूं संजय जी से जवाब ले लेते हैं इस बात का। संजय जी क्या कहेंगे? श्याम सलोनी जी ये आरोप लगा रहे हैं कि अखिलेश यादव जो है हिंदुओं की हत्या पर चुप्पी साधे बैठे रहे, कुछ कहा ही नहीं। हम आगरे में भी इन्होंने दंगा कराने की कोशिश की, लेकिन योगी जी की सरकार ने। श्याम सलोनी जी बात रखने दीजिए, बात रखने दीजिए संजय जी को। हमारी पार्टी का स्टैंड है कि हम लोग हिंसा का विरोध करते हैं। कहीं भी हिंसा नहीं होनी चाहिए। हिंसा का हम लोग खुले मन से विरोध करते हैं, और स्टेटमेंट देते हैं कि उसका विरोध हम लोग खंडन करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं किसी भी हिंसा की। लेकिन हिंसा जिस तरीके क्यों हो रही है, हिंसा इसके पीछे जाने की बात होनी चाहिए ना। हिंसा क्यों हो रही है, हिंसा क्यों भड़काई जा रही है, हिंसा क्यों भड़क रही है, उस पर भी तो बात होनी चाहिए। अरे 12 से 17 का कार्यकाल भूल गए क्या उत्तर प्रदेश का? 815 दंगे हुए थे संजय जी, वो भी याद करिए। पंकज जी क्यों हुए थे 815 दंगे, उसको भी याद रखिए, उसको भी ना भूलिए। पंकज जी, आप प्रवक्ता। अरे प्रवक्ता और उसकी बात मत करिए, मैं जो कह रहा हूँ उसका जवाब दीजिए। प्रवक्ता और वह करके बातों को टालिए मत, जो सच्चाई है उसको स्वीकार करिए, उसको बोलिए, विश्लेषण को सुनने का जवाब सुनने दीजिए मुझे संजय जी का। संजय जी अपनी बात रखिए। अरे ऐसे तो बैठे तो उसका जवाब दीजिए। ऐसे डिबेट नहीं कर पाऊंगी मैं, आप लोग आपस में लड़े जा रहे हैं। जो सच बोलेगा ये उसको भाजपा के एजेंट बता देंगे। मुझे जवाब तो सच बोलेगा। मुझे जवाब तो लेने दीजिए। क्यों हुए? बहुत जो ज्ञान दे रहे हैं बंगाल के ऊपर, तो उसमें बोलिए ना। पंकज जी बोले दीजिए किसी को। संजय जी आप अपनी बात रखें।
जी पंकज जी, भाजपा प्रवक्ता की तरह बोलिए आप। अरे आप भाजपा प्रवक्ता ने, पहले आप संजय जी, मेरा जो प्रश्न है, मेरा जो बोलिए। प्रश्न है, जो श्याम सलोनी जी ने आपसे प्रश्न किया है, उस प्रश्न का आप उत्तर दीजिए। आप बातों को इधर उधर मत घुमाइए। हम साफ साफ शब्दों में जवाब देते हैं जी। कि हम लोग हिंसा का समर्थन नहीं करते हैं, हिंसा हाँ। गलत है, हिंसा की हम फैसला करते हैं। हिंदुओं की हत्या पर, लेकिन बंगाल में हिंदुओं की हत्या पर अखिलेश यादव चुप क्यों है? प्रश्न ये था सर। जो भी हत्या हुई है उसकी हम भर्त्सना करते हैं, निंदा करते हैं, लेकिन उसकी जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हिंसा किसने भड़काई है, क्यों भड़काई है और किस लिए भड़काई है, इसकी भी जांच होनी चाहिए निष्पक्ष तरीके से। जिस तरीके से वो बॉर्डर के एरिया है और बांग्लादेश सटा हुआ है, वहां पे बांग्ला बोलने वाले मैक्सिमम लोग हैं, और जो गिरफ्तारी जिसकी हुई है दंगा भड़काने में, वो सारे हिंदी भाषी हैं। इसका मतलब ये दंगा प्रायोजित है, यही ममता जी कर रही है, और हम लोग कह रहे हैं वो दंगा प्रायोजित है तो उसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, क्या ठीक है, ठीक है, जवाब ले लेते हैं श्याम सलोनी जी से। श्याम सलोनी जी, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं कि दंगा जो है प्रायोजित है, ठीक बात है, प्रायोजित हो भी सकता है, लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आखिर इस दंगे की जांच कब होगी? अदिति जी, वहां पुलिस ने रिपोर्ट भेज दी है, हाई कोर्ट को दी है, उसमें साफ साफ लिखा है कि वहीं के लोकल यूथ के लोग हैं। लोकल शब्द लिखा है, इस लोकल पे विशेष मैं जोर दे रहा हूँ। जब लोकल लोग हैं, अब ये पकड़ करके जो उत्तर प्रदेश के हिंदू, बिहार का हिंदू, मध्य प्रदेश का हिंदू जो हिंदी बोलते हैं, ये उनको पकड़ करके बंद कर रहे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि हिंदी बोलने वाले लोग बंद हुए हैं। अरे जब लोग, आपकी पुलिस है, ममता बनर्जी की पुलिस, वो हाईकोर्ट में हलफनामा दे रही है, स्पष्टीकरण दे रही है, साहब लोकल यूथ ने यहाँ पर दंगे किए हैं, तो लोकल यूथ कौन हो गया? इनको शर्म आनी चाहिए। उसके बाद में अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ममता बनर्जी ठीक कर रही हैं। ये संजय भाई हमारे बात को घुमा रहे हैं। आप खुद कह रहे हैं कि वो लोकल यूथ थे, तो ये कहां से साबित हो गया कि वो टीएमसी के कार्यकर्ता थे? क्या जांच हो चुकी है क्या? अदिति जी मुझे एक बात बताइए जी। टीएमसी के कार्यकर्ता वो नहीं थे, ममता बनर्जी के कार्यकर्ता वो नहीं थे, मुस्लिम दंगाई वो नहीं थे, वो थे कौन? सरकार किसकी है? इंटेलिजेंस फेलर कौन हो रहा है? कौन है इसमें फेलर है? लोकल एजेंसियां वहां क्या कर रही हैं? और वही लोकल एजेंसियां जब बतला रही हैं, दे रही हैं कि लोकल बंदे थे और इन्हीं के लोग थे, उनको बंद किया जाए ना, गिरफ्तार किया जाए। हाई कोर्ट ने फटकार लगाई है ममता बनर्जी को। ये सब आज की और कल की बात है। उसके बाद ताज्जुब की बात यह है कि जिस पीडीए का नारा दे रहे हैं अखिलेश यादव जी, वो एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। वो ये नहीं कहते ममता बनर्जी से कि आप अपनी अलर्ट कीजिए, लोकल एजेंसी आपकी क्या कर रही है, सख्ती कीजिए, सलोनी जी, बंद कराइए। ममता सरकार फेल्योर है, ठीक बात है, लेकिन क्या आप केंद्र सरकार इस पूरे मामले की जांच कराएगी, हिंसा की जांच कराएगी? केंद्र को अधिकार है। जांच हो रही है, जांच हो रही है। वहां राज्यपाल ने भी वहां पर सब दौरा किया है जी। मैं फिर आपसे बोल रहा हूँ, पूरा देश, केवल भाजपा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरा देश का हिंदू ये मांग कर रहा है राष्ट्रपति महोदया से और प्रधानमंत्री से कि बंगाल को बचाइए, हिंदुओं को बचाइए, अविलंब, बिना विलंब किए वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। मैं स्वयं श्याम चरण वशिष्ठ की मांग कर रहा हूँ, क्योंकि वहां हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, चाहे दलित हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे वो पिछड़ा वर्ग का हो। अगर हिंदू है, अगर इस तरह से मारा जाएगा कि हिंदू है इसको मारो, ये मुसलमान है इसको छोड़ दो, अरे ये मियाँ है छोड़ दो, ये सब तो वीडियोज में दिखाए जा रहे हैं। ये बहुत निंदनीय है, बहुत खतरनाक बातें हैं ये। ठीक है, इसलिए मैं मांग करता हूँ कि वहां पर अविलंब राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ठीक है, फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी संजय तिवारी जी। आपने सुना श्याम सलोनी जी का उत्तर, कह रहे हैं कि केंद्र जो है जांच बैठाएगी, इस पूरे मामले की जांच होगी और राष्ट्रपति शासन भी लगाया जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब तक ये जांच, ये सारा प्रोपोगंडा, सारा प्रयास, सारा सब कुछ ये 26 चुनाव तक के लिए है, और 26 चुनाव तक ये सब इस तरह का करते रहेंगे लीलापोती कि जांच बैठाएंगे। जांच आख्या कब तक आएगी? तब आएगी जब चुनाव होने वाला होगा। और ये सिर्फ और सिर्फ चुनाव की राजनीति कर रहे हैं। राज्यपाल महोदय को जाने की आज क्या जरूरत थी? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम प्रदेश सरकार का है। अगर प्रदेश की मुखिया कह रही है लॉ ऑर्डर आपकी जाने से डिस्टर्ब होगा, आप ना आइए। प्रधान हमको याद है अच्छी तरीके से अटल बिहारी संजय जी, तो क्या अब इस बात से भी आपत्ति है कि राज्यपाल महोदय जो हैं वो दंगा प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने क्यों पहुंचे?
वहाँ हाँ दौरा करने जब पहुंचे, जब वो उससे आर्डर मेंटेनेंस निकले ना, हाँ। लाडन तो लोगों को पीड़ितों को न्याय मिल सके, मदद मिल सके, इसमें न्याय की जरूरत है, मदद की जरूरत है। इस समय वीआईपी अगर क्षेत्र में जाता है तो लाडन मेंटेन परेशानी होगी, सारे जितनी भी शासन उसमें लग जाएगा। तो कैसे संजय जी, आप तिवारी हैं, ब्राह्मण हैं, आप एक हफ्ते बाद समाजवादी पार्टी जातिवाद करती है, प्रदेश सरकार ने आप ब्राह्मण है, आपको मरवा देगी समाजवादी ठीक है पार्टी। श्याम सलोनी जी, बात रखने दो उन्हें। हाँ। नहीं, मुझे चिंता है अदिति जी, मुझे चिंता है, एक ब्राह्मण भाई है मेरा, ये एक ब्राह्मण भाई को समाजवादी पार्टी मरवा देगी। ये दलित को नहीं बचा रही है, ये पिछड़े को नहीं बचा रही है, मैं मुसलमानों को ना मरवा रही है, इनको तो चिंता वैसे नहीं तो देश की छोड़ेगी। होनी चाहिए ना, ब्राह्मण ठाकुर दलित की चिंता क्यों है? मेरा सवाल तो यही है, सबकी चिंता है, मेरा सवाल तो यही है ना सर, कि ब्राह्मण ठाकुर दलित मुस्लिम छत्री की चिंता क्यों है? देश की चिंता, देश की चिंता कब करेगी देश की राजनीति? फाइनल कमेंट दीजिए विकास जी। नहीं ठीक है सर, विकास जी फाइनल कमेंट दीजिए। अदिति जी, इनकी पार्टी तो सवर्ण की नहीं है, चिंता इनको होती है। आपको शायद जानकारी होगी, एक हफ्ते पहले अभी बीएचयू में एक लड़का बैठा था दलित समाज का, उसने प्रोटेस्ट किया, तब जाकर के इनकी सरकार ने उसको नौकरी दी। कल एक बिटिया है अर्चिता सिंह, ठाकुर है, राजपूत समाज की है, उसकी वैकेंसी, उसका सब कुछ क्लियर होते हुए भी बीएचयू में आज वो धरने पर बैठी हुई है, और उस बिटिया को ये लोग नौकरी नहीं दे रहे हैं। ये अपने एबीपी के कारिंदे, भाजपा नेता के कारिंदे को बैठा रहे हैं, ये जीते जी इंसान को मार देने का काम करते हैं। ये आज बता रहे हैं कि सब गलत बात है। अरे आप झूठ मत बोलिए, आप ऐसे झूठ बोलने लगते हैं। कल आप इस पे अलग से डिबेट कर लीजिए, कल एक मुद्दे पे अलग से डिबेट कर लीजिए। क्या है, बात क्या करनी है? समय की कमी है, एक दिन डिबेट रखाइए ना विकास पर, विकास जी एक दिन विकास पर डिबेट रखवाइए। बिल्कुल रखवाइए, बैठेंगे, बिल्कुल रखवाइए। देश का दुर्भाग्य है कि हम लोगों को रोज इस मुद्दे पर भी चर्चा करूंगी, इस मुद्दे पर भी मैं चर्चा करूंगी, तब अपनी बात रख लीजिएगा। पंकज जी फाइनल कमेंट दीजिए। देखिए, बंगाल के हालात बद से बदतर है, और विगत 4 सालों का जो ममता बनर्जी का कार्यकाल रहा, उसमें कई बार ऐसे घटनाक्रम देखने को मिले, और जिस तरह से वहां पर मुर्शिदाबाद में जिस तरह से हिंदुओं का पलायन जारी है, जिस तरह से उनके हिंदुओं के घर फूके गए और उनके साथ हिंदू महिलाओं के साथ अशोभनीय कृत्य किया गया, तो ये भी मालदा लोग जाने को विवश हैं, और लोग फिर वापस आने को तैयार नहीं है। इसी को लेकर लोग सीबी आनंद जो वहाँ के राज्यपाल हैं उनसे भी मिले, और राज्यपाल महोदय ने भी जो है वहाँ जाना उचित समझा। इसीलिए देखिए, वो 2 दिन के दौरे पे हैं, वो बाकायदा हिंदुओं के घर घर जा रहे हैं, और वहाँ जाके वो पूरा मुआयना कर रहे हैं, और इसकी एक विस्तृत रिपोर्ट वो केंद्र सरकार को भेजेंगे, गृह मंत्रालय को, और गृह मंत्रालय तो उस पर निर्णय करेगा कि राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या क्या किया जाए। वो जो भी होगा वो राज्यपाल की रिपोर्ट पे ही निर्भर करेगा कि वहाँ राष्ट्रपति शासन लगाया जाए या नहीं। वैसे वहाँ के हाईकोर्ट ने भी वेस्ट बंगाल के सरकार को निर्देश दिया है कि वो एक कमेटी बनाए, और वो बाकायदा वहाँ की चीजों को देखे, और एक कमेटी जो है वो कमेटी में 3 लोगों की कमेटी रहेगी, वो जाके उसका वहाँ के जो दंगा फसाद हुआ उसको देखे। लेकिन राज्यपाल का जाना, और राज्यपाल जिस तरह से वहाँ सबसे मिल रहे हैं, 2 दिन के वो दौरे पे, वो प्रवास में वहीं रुकेंगे भी वो, तो वहाँ प्रवास कर रहे हैं, तो निश्चित मान के चलिए इसके बड़े मायने निकलेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर ममता बनर्जी को खुद जाना चाहिए था, दंगा प्रभावित क्षेत्र बिल्कुल का जाना चाहिए था। दौरा ममता करने के लिए, बनर्जी चूंकि मुख्यमंत्री है, लेकिन ममता बनर्जी ने जाना उचित नहीं समझा, तो ममता बनर्जी को स्वयं जाना चाहिए था, लेकिन वो नहीं गई। लेकिन राज्यपाल वहां जा गए हैं, और वहां बाकायदा रात को प्रवास कर रहे हैं, और ये इसके बड़े मायने निकलेंगे, और राज्यपाल की रिपोर्ट पे ही गृह मंत्रालय कोई एक्शन निश्चित रूप से लेगा। ठीक है, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा पर अपने पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो पश्चिम बंगाल इन दिनों वक्फ एक्ट को लेकर राजनीतिक और सामाजिक हलचल के केंद्र में है, और कानून की आड़ में जो हिंसा हुई उसके बाद आज राज्यपाल दंगा प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे हुए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं, और अब सबकी नजर, पूरे देश की नजर उस रिपोर्ट पर टिकी है जो राज्यपाल गृह मंत्रालय को सौंपेंगे। देखने वाली बात होगी कि बंगाल में क्या राष्ट्रपति शासन लगता है या नहीं। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।